नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अच्छी पाठशाला पर स्वागत है। क्रॉप साइंस के अंतर्गत हम सभी लोग सब्जी एवं फल परिरक्षण और इस पर हम सभी लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। उसी के आगे आज हम बात करेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, आचार तक हमारी बात हो गई थी। तो थोड़ा जो ज़रूरी चीज़ें थी उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसको याद रखना है। यहीं से हम सभी लोग बात करेंगे आज आगे। तो इसमें बताया था हमने कि संतरा तथा नींबू का क्या बनाया जाता है दोस्तों, स्क्वैश बनाया जाता है। टमाटर की चटनी, केचप वगैरह सभी बनाए जाते हैं। फलों का मुरब्बा, आंवला, आम, सेब, बेल, करौंदा जैसे फलों का इस्तेमाल किया जाता है मुरब्बा बनाने के लिए। जिसमें जैम बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैम बनाने के लिए सेब का इस्तेमाल होता है। वहीं जो जेली बनाने के लिए पेक्टिन होना अनिवार्य है, और अमरूद जैसे फल इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है और इम्पोर्टेंट भी है। तो कुछ ज़रूरी दिए गए हैं एक्ट वगैरह, उसके बारे में बात कर लेते हैं। NHM, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2005 में इसकी शुरुआत करी गई थी। NFWP, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। NFWP का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसकी शुरुआत 14 नवंबर 2004 को हुई थी। कब हुई थी, तो 14 नवंबर 2004 को हुई थी। NBM, नेशनल बम्बो मिशन। NBM को नेशनल बम्बो मिशन के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको शुरुआत किया गया था। तो पूछा जाता है कि दोस्तों नेशनल बम्बो मिशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू करी गई थी। वहीं NRLM क्या है, तो NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, 2011 में इसकी शुरुआत हुई। तो NRLM की शुरुआत कब हुई थी, 2011 में हुई थी। NHM की शुरुआत, इसमें NHM आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। NFWP की शुरुआत 14 नवंबर 2004 को हुई थी, जबकि जो बम्बो मिशन है आपका, इसकी शुरुआत 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान करी गई थी। NADY की अगर हम बात करें, नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट योजना क्या है, तो नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट योजना है। वर्किंग WEF, अगस्त 2007, पास्ड बाई NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन 29 मई 2007। FWD, वर्ल्ड फूड डे, सेलिब्रेटेड ईच ईयर आर ऑन 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और FAO के द्वारा तो खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। फल परीक्षण, फ्रूट प्रिजर्वेशन, विधियां एवं सिद्धांत, इसमें स्टरलाइजेशन की बात की गई। सूक्ष्म जीवों को खत्म करने के लिए फल एवं सब्जियों को 100 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तापमान पर गर्म करना क्या कहलाता है, निर्जमीकरण कहलाता है। ये टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, निजीकरण नहीं होगा, निर्जमीकरण होगा। तो सूक्ष्म जीवों को खत्म करने के लिए फल एवं सब्जियों को 100 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे अधिक के तापमान पर गर्म किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे निर्जमीकरण अर्थात स्टरलाइजेशन भी कहा जाता है। निर्जमीकरण में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हानिकारक के साथ साथ लाभदायक जीवाणु जो होते हैं वो भी नष्ट होते हैं। तो इसमें दोनों प्रकार के जीवाणु नष्ट होने का खतरा बना रहता है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उसके साथ साथ लाभदायक जीवाणु भी नष्ट होते हैं। तो स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसमें हानिकारक के साथ साथ लाभदायक जीवाणु भी दोस्तों नष्ट हो जाते हैं। पास्चुरीकरण के अंतर्गत क्या होता है, सूक्ष्म जीवों को खत्म करने के लिए फल एवं सब्जियों को 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर गर्म करना क्या कहलाता है, पास्चुरीकरण कहलाता है। तो सूक्ष्म जीवों को खत्म करने के लिए फल एवं सब्जियों को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना पास्चुरीकरण कहलाता है। पास्चुराइजेशन के अंतर्गत एक खास बात यह है कि इसमें हानिकारक जीवाणु भी नष्ट होते हैं। तो जो स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया में अभी हमने इधर बताया कि स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया जो निर्जमीकरण की प्रक्रिया है दोस्तों, निर्जमीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, दोनों खत्म होते हैं। निर्जमीकरण की अगर हम प्रक्रिया की बात करें, इसमें
हानिकारक के साथ साथ लाभदायक भी खत्म हो जाते हैं। हानिकारक प्लस लाभदायक। जो आपका पास्चुराइजेशन है, पास्चुराइजेशन पाश्चुरीकरण में केवल व केवल हानिकारक जीव ही खत्म होते हैं इसमें। तो पास्चुराइजेशन के अंतर्गत इतना टेम्परेचर रखा जाता है कि लाभदायक जीवाणु बने रहे और जो हानिकारक जीवाणु हो वो समाप्त हो जाए। फ्रीजिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो हमने अभी तक हमने फैक्ट के कॉन्सेप्चुअल बेस भी पढ़ा, तो अब जिसको फैक्ट पसंद है दोस्तों वो फैक्ट भी पढ़ें। ये सभी फैक्चुअल चीज़ें हैं, फैक्चुअल डाटा है, इसको याद रखना है आपको। फ्रीजिंग की अगर हम बात करें, या पर्यवेक्षण की एक अस्थायी विधि। कौन सी एक अस्थायी विधि है जो फ्रीजिंग की है, ये एक अस्थायी विधि, स्थायी विधि नहीं है। आलू का लंबे समय तक भंडारण करने के लिए जो टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 7.2 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, इसको याद रखना है। टेम्परेचर ये पूछे जाते हैं। तो आलू को लंबे समय तक अगर आपको भंडारित करना है तो इसका जो टेम्परेचर रखा जाना चाहिए 7.2 डिग्री सेल्सियस या फिर 45 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज और चिलिंग स्टोरेज, इसको स्टोरेज दोस्तों, इसका स्टोरेज दो प्रकार से हो सकता है। एक हो गया कूलिंग स्टोरेज और दूसरा हो गया आपका चिलिंग स्टोरेज। तो फल एवं सब्जियों को 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भंडारित किया जाता है। कूल स्टोरेज के अंतर्गत जो टेम्परेचर रहता है कितना रहता है, 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं जो चिलिंग स्टोरेज है, इसके अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रहता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, इनको याद रखने हैं। फल व सब्जियों को थोड़े समय के लिए संरक्षित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है चिलिंग स्टोरेज का। तो चिलिंग स्टोरेज में जो टेम्परेचर होता है, आपको टेम्परेचर याद रखना है मेन रूप से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड स्टोरेज के अंतर्गत फल एवं सब्जियों को संरक्षित करने के लिए 15 डिग्री सेल्सियस। वहीं जो आलू को काफ़ी लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए 7.2 डिग्री सेल्सियस या फिर इसको 45 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कह सकते हैं। ड्राई प्रिजर्वेशन में इसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस तापमान का इस्तेमाल किया जाता है। और कौन सा इसमें तरल नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस तापमान का इस्तेमाल किया जाता है। ड्राइंग की क्रिया में क्या होता है, ऊष्मा या धूप द्वारा फल व सब्जियों की नमी को निकालकर संरक्षण करना क्या कहलाता है, सुखाना कहलाता है। ऊष्मा या फिर धूप के द्वारा फल व सब्जियों को, जो फल व सब्जी है उसकी नमी को अगर निकाल दिया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, ड्राइंग कहा जाएगा। इसमें सामान्य तौर पर 10 डिग्री सेल्सियस से कम नमी रखते हैं। जैसे कि किशमिश बनाना, अंगूर सुखाना 2 प्रकार से हो सकता है। सूर्य की धूप, सन ड्रायर की अगर हम बात करें, यह पर्यवेक्षण का सबसे सस्ता एवं सबसे सरल साधन है। पूछा जाता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिजर्वेशन का एक सबसे सस्ता एवं सबसे सरल साधन है, तो सूर्य की धूप एक सस्ता से सरल साधन, क्योंकि इसके लिए किसी प्रकार के हमें रसायन की आवश्यकता नहीं होती, ना ही किसी स्पेशलिटी या किसी विशेष स्किल की आवश्यकता होती है जो हमें सीखना पड़े। जैसे हमें अचार बनाने से पहले जो आम की फलियाँ होती हैं उनको धूप में सुखाने के लिए क्या किया जाता है, उसको धूप में सीधे डाल दिया जाता है। तो वही कहा जाता है कि सूर्य की धूप सबसे सस्ती तरीकों में से शामिल है। फल एवं सब्जियों को काटकर धूप में सुखाया जाता है। डिहाइड्रेटर की अगर हम बात करें तो फल एवं सब्जियों को बंद वातावरण में, इसमें जो डिहाइड्रेटर में बंद वातावरण रखा जाता है, इसमें एक निश्चित तापमान पर रखकर सुखाया जाता है। इसमें सुखाए गए पदार्थ सूर्य की धूप की अपेक्षा अधिक गुणवत्तायुक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। वैसे तो सन ड्रायर में धूप में सुखाने से थोड़ा जो उसकी हमारी जो फसल होती है उसकी गुणवत्ता खराब होती है। फसल का तात्पर्य है जो जैसे फल वगैरह अगर हम किसी विशेष इस्तेमाल कर रहे हैं उसका अचार बनाने में या किसी अन्य प्रक्रिया में, उससे है दोस्तों। तो सूर्य के धूप में अगर हम चीज़ों को सुखाते हैं तो उसमें उसकी पौष्टिक स्थिति और उसकी जो गुणवत्ता उसमें थोड़ा कमी हो सकती है बजाय उसके डिहाइड्रेटर के। अच्छा, डिहाइड्रेटर में इसका ऐसा होता क्यों है, तो दोस्तों डिहाइड्रेटर में क्या होता है, निश्चित तापमान रख सकते हैं, अपना सिलेक्टेड तापमान रख सकते हैं। किंतु सूर्य की धूप में कोई सिलेक्टेड तापमान नहीं रख सकते हम कि अब हम चाहें 4 डिग्री सेल्सियस, जब चाहें तो 8 डिग्री सेल्सियस, जब चाहें तो 50 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसा नहीं हो सकता। किंतु डिहाइड्रेटर में क्या है, इसमें हम अपने आप से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। फल एवं सब्जियों को बंद वातावरण में एक निश्चित तापमान पर इसको सुखाया जाता है। सुखाए गए पदार्थ सूर्य की धूप की अपेक्षा अधिक गुणवत्तायुक्त एवं स्वादिष्ट हो सकते हैं। परासरण की क्रिया के द्वारा परीक्षण, हमने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि चीनी में जब हम सभी लोग घोल चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो वो घोल के कारण नहीं मरते, बल्कि जो क्रियाएं होती हैं उसके द्वारा मरते हैं। जो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है उसके द्वारा ये जीवाणु होते हैं जो नष्ट होते हैं। तो शर्करा की अमूमन 65 से 70% सांद्रता परीक्षण का काम करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर एक्यूरेट डाटा बात करें तो 66% दोस्तों इस्तेमाल करते हैं। 66 को याद रखें, आप आसानी से आप टिक कर पाएंगे। अच्छा, इसमें इसको समझाने के लिए क्यों कह रहा हूँ
चा से आपका चीनी हो गया, चा से 66, चा छा ऐसे याद रखें तो 66%। तो शर्करा की 65 से 70% सांद्रता परीक्षण जो होती है उस काम में आती है। मुरब्बा, जेली, मरमलेड, जैम, इन सब का इस्तेमाल, जो चीनी का इस्तेमाल इनको प्रिजर्व करने में किया जाता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको उदाहरण याद रखने हैं। ये इनसे प्रश्न बन सकते हैं कि चीनी का प्रथरण, जो चीनी के संरक्षण किसमें किसमें किया जाता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको संरक्षित करने के लिए चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुरब्बा, जेली, जैम, मरमलेड, इन सब में परीक्षण के रूप में चीनी का इस्तेमाल हो सकता है। नमक की सांद्रता, जो नमक की है दोस्तों 15 से 25% नमक की सांद्रता द्वारा परीक्षण किया जाता है। इसको याद रखना है कितना, नमक का 15 से 25%। और इसको मैंने आपको एक पास में भी लिखा दिया है कि चीनी के लिए कितना, नमक के लिए कितना, सिरके के लिए कितना, ये सभी एक पास नोट है पूर्व के लेक्चर में। आचार में 15% नमक की सांद्रता रखते हैं। आचार में कितनी रखी जाती है, आचार में जो नमक की सांद्रता रखी जाती है 15% होनी चाहिए। वहीं मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो जो विभिन्न चीज़ों के परीक्षण के लिए 15 से 25% की रेंज में हमको सेलेक्ट करना है चीज़ों को। ऑयल द्वारा, आचार को तेल एवं नमक द्वारा परीक्षित किया जा सकता है। सिरका द्वारा, एस्टिक एसिड होता है सिरका, जो बैक्टीरिया को रोकता है, खमीर की वृद्धि को भी रोकता है। एस्टिक एसिड की मात्रा 2 से 3% की मात्रा प्रिजर्वेशन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। अब कुछ रसायन की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड द्वारा इस रसायन का प्रयोग रंगहीन फलों को, पहला हमारा रसायन कौन सा, पहला हमारा रसायन है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका इस्तेमाल किया जाता है रंगहीन फलों को संरक्षित करने में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किन चीज़ों के प्रिजर्वेशन में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। जो रंगहीन पदार्थ होते हैं, रंगहीन जो फल होते हैं, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मात्रा 300 से लेकर के 500 ppm अर्थात 0.03 से लेकर के 0.05% मात्रा इसकी इस्तेमाल करी जाती है, क्योंकि इनमें उपस्थित पोटेशियम फलों के रस का रंग उड़ा देता है। केएमएस में सल्फर डाइऑक्साइड परीक्षण के लिए उत्तरदायी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूरा डाटा आपको याद रखना है। तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो रसायन होता है उसमें उसका इस्तेमाल मोटे तौर पर रंगीन फलों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। और इसकी अगर बात करें कितनी मात्रा इसकी इस्तेमाल की जा सकती है, तो 300 से लेकर के 500 ppm तक इस्तेमाल होता है। वहीं इसको हम इसकी ppm की बजाय यह भी कह सकते हैं 0.03 से लेकर के 0.05%। इसमें उपस्थित पोटेशियम फलों के रस का रंग उड़ा देता है। तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में जो कौन सा ऐसा रसायन है जो फलों के रंग को उड़ा देता है, पोटेशियम हो गया। वहीं केएमएस में सल्फर डाइऑक्साइड परीक्षण के लिए उत्तरदायी होती है। सोडियम बेंजोएट जो होता है आपका रंगीन पदार्थों के संरक्षण में काम होता है। तो इसकी मात्रा 700 ppm होती है, 0.07% होती है। यह मुख्य रूप से खमीर को नष्ट करने में काम आता है। सोडियम बेंजोएट में उपस्थित बेंजोइक एसिड परीक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। तो सोडियम बेंजोएट में जो बेंजोइक एसिड होता है वह क्या होता है, परीक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में कौन सा परीक्षण के लिए उत्तरदायी होता है, तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में दोस्तों पोटेशियम फलों के रंगों को उड़ाता है। ठीक है, और इसमें क्या कहा जा रहा है, कौन संरक्षण के लिए जिम्मेदार है सोडियम बेंजोएट में, तो बेंजोइक एसिड में। बेंजोइक एसिड जो होता है वो परीक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। कम अम्लीय रंगीन फलों के परीक्षण में काम आता है। जो कम अम्लीय होते हैं और प्लस रंगीन होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है सोडियम बेंजोएट के अंतर्गत। जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है आपका, वो रंगहीन फलों को संरक्षित करने के काम आता है, जबकि सोडियम बेंजोएट जो है वो रंगीन फलों के संरक्षण में काम आता है। जैसे कि रंगीन फलों में कौन कौन से हैं, जैसे टमाटर हो गया आपका, काफ़ी लाल कलर का होता है, उसका केचप जो बनता है, सॉस, चटनी आदि के परीक्षण में किसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है आप चीज़ों को समझ गए होंगे। सोडियम बेंजोएट में उपस्थित बेंजोइक एसिड परीक्षण के लिए उत्तरदायी होता है, जो कि अम्लीय, रंगीन एवं परीक्षण के काम में आता है। कौन से फलों के, तो रंगीन जो फल होते हैं उनके परीक्षण में काम आता है। फर्मेंटेशन द्वारा किण्वन में एंजाइम व सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में शर्करा वाले पदार्थों का अपघटन होता है। जो किण्वन की क्रिया होती है, एंजाइम व सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में शर्करा वाले पदार्थों का अपघटन होता है। इसमें मुख्य रूप से एल्कोहलिक किण्वन शामिल होता है। शराब एवं शराब से युक्त पदार्थों का 7 से 20% अल्कोहल परीक्षण का काम करती है। कहीं कहीं पर आपको 18% भी लिखा होगा,
और शराब से युक्त पदार्थों का 7 से 20% अल्कोहल परीक्षण का काम करती है। एसेप्सिस किसे कहते हैं? एसेप्सिस क्या है? अरोगाड़ता क्या है? तो खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों के आगमन को रोकना क्या कहलाता है? एसेप्सिस कहलाता है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें जो सूक्ष्म जीवों का दोस्तों आगमन को रोका जाता है उसको क्या कहा जाता है? एसेप्सिस कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, एंटीऑक्सीडेंट्स द्वारा फल परिरक्षण सामान्यतः फल एवं सब्जियों ऑक्सीकरण द्वारा खराब हो जाती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स द्वारा फल परिरक्षण सामान्यतः जो होता है उसकी बात करें अगर हम, फल एवं सब्जियां, जो फल एवं सब्जी होते हैं वो ऑक्सीडेशन के कारण खराब होते हैं। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि विटामिन सी, जिसे स्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, उसका प्रयोग फल परिरक्षण में किया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट्स का कार्य करती है? तो विटामिन सी आपको याद रखना है क्या एंटीऑक्सीडेंट्स का कार्य करती है। और जो फल एवं सब्जियां होती हैं आमतौर पर खराब किसके कारण होते हैं? रिडक्शन के द्वारा या ऑक्सीडेशन के कारण? तो ऑक्सीडेशन के कारण दोस्तों खराब होते हैं, इसको अब याद रखना है। और जो आपकी विटामिन सी है वो क्या करती है? वो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करती है। रेडिएशन विकिरण द्वारा खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में सामान्यतः गामा विकिरण, जो गामा रेडिएशन होता है उसका इस्तेमाल होता है। तो अगर हम अल्फा बीटा गामा आपने नाम सुना होगा, तो अगर उसके अंतर्गत जो गामा होती है वो क्या होती है? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में इस्तेमाल होती है। इसे ठंडी निर्जमीकरण, कोल्ड स्टरलाइजेशन विधि भी कहा जाता है। अगला हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। तो बोतलबंदी में पेय पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए 14.6 ग्राम प्रति लीटर कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, 14.6 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से बोतलबंदी में जो पेय पदार्थ होते हैं उनका संरक्षित करने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो कितना उपयोग की जाती है दोस्तों? तो 14.6 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। कैनिंग की बात करें तो फल एवं सब्जियों को डिब्बों में एक निश्चित तापमान पर उपचारित कर वायु रहित अवस्था में बंद करके भविष्य के उपयोग के लिए परीक्षण करना क्या कहलाता है? कैनिंग कहलाता है। डिब्बाबंदी और सुखाना सबसे ज्यादा किसमें किया जाता है? मटर में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, कैनिंग की प्रक्रिया किसमें की जाती है? तो मटर में करी जाती है। अब फल एवं सब्जियों को जो छीलना होता है किसके कैसे होता है, किसके कारण होता है? तो जो हाथ से छीला जाता है, आम एवं पपीता को हाथ से छील सकते हैं। वाष्प पीलिंग की बात करें, आलू को उबाला जाता है, टमाटर को भी उबाल सकते हैं। यांत्रिक पीलिंग, गाजर सेब अनानास, यांत्रिक पीलिंग में गाजर सेब अनानास। कास्टिक सोडा जिसे ले पीलिंग कहा था, इस पर हम पूर्व के लेक्चर में कास्टिक सोडा ले पीलिंग पर विस्तार पूर्वक बात कर चुके हैं। मैंडरिन, गाजर, शकरकंद, फ्लेम पीलिंग, प्याज व लहसुन। फिर फ्लेम पीलिंग की अगर हम बात करें तो फ्लेम पीलिंग में प्याज व लहसुन का इस्तेमाल होता है कास्टिक सोडा द्वारा। अच्छा, ये पूछा गया था कि ले पीलिंग किससे संबंधित है? तो कास्टिक सोडा से संबंधित है। जो आपकी ले पीलिंग है वह किससे संबंधित है? ले पीलिंग कास्टिक सोडा से संबंधित है। तो कास्टिक सोडा द्वारा जो ले पीलिंग है, मैंड्रिन हो गई, गाजर हो गई, शकरकंद, ये सब जो हो गए। फ्लेम पीलिंग प्याज व लहसुन, फ्लेम पीलिंग हो गया। यांत्रिक पीलिंग गाजर सेब अनानास, और वाष्प पीलिंग आलू टमाटर हो गया। आम पपीता यहाँ से छीलना हो गया। ठीक है। विवरण जो ब्लांचिंग होता है वो क्या होता है? ब्लांचिंग की क्रिया में फल एवं सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर 2 से 5 मिनट तक 85 से 90 डिग्री सेल्सियस पर उबालते हैं। जो ब्लांचिंग क्रिया में फल एवं सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर 2 से 5 मिनट तक 85 से लेकर के 90 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है। तो इसके अंतर्गत जो ब्लांचिंग के अंतर्गत आपको टेम्परेचर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। डिब्बों में भरना फल एवं सब्जियों को सिरप, चीनी का घोल 20x50 ब्रिक्स, ब्राइन नमक का घोल 1 से 3% के साथ निर्जमीकरण डिब्बों में भरते हैं। फलों के लिए सिरप बहुत इंपॉर्टेंट है। फलों के लिए जो चीज़ें होती कौन सी इस्तेमाल होती है? सिरप। सब्जियों के लिए ब्राइन काम में लिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि फलों की अगर हम बात करें तो सिरप, सब्जियों की बात करें तो ब्राइन काम में लिया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। एयर एक्सक्लूशन क्या है? एयर एक्सक्लूशन डिब्बाबंदी के दौरान डिब्बों के अंदर वायु निष्कासन के लिए 82 से लेकर के 87 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 मिनट तक रखते हैं।
डिब्बाबंदी किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो वायु निष्कासन के सिद्धांत पर आधारित है डिब्बाबंदी। प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो बंद डिब्बों को एक उचित तापक्रम पर, या जो बंद डिब्बे होते हैं उसको एक उचित तापक्रम पर रखकर जीवाणु को नष्ट करना, पुनः 39 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करना प्रोसेसिंग कहलाता है। सब्जियों की डिब्बाबंदी में संसाधन का तापमान जो रखा जाता है 115 से लेकर के 121 डिग्री सेल्सियस, फलों में 100 डिग्री सेल्सियस तक 30 मिनट तक रखा जाता है। तो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। सब्जियों में भी डिब्बाबंदी में जो संसाधन का तापमान है 115 से लेकर के 121 डिग्री सेल्सियस, वहीं फलों के लिए 100 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर अवधारणा भी जिसके अंतर्गत ये पूछा था कि किस पर आधारित है, तो वाष्पीकृत शीतलन पद्धति पर आधारित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर अवधारणा वाष्पीकृत शीतलन पद्धति पर कार्य करती है। इसमें निर्माण में कम लागत, आसानी से उपलब्ध होने वाले पदार्थ, जो भी चीज़ें उपस्थित होती हैं। अगर इसकी बात करें भंडारण कक्ष की दोहरी दीवारों द्वारा, ईंटों द्वारा जो बनाई जाती है, इसके बीच की 7.5 सेंटीमीटर खाली जगह होती है। जो ये जगह होती है दोस्तों, ये वाला स्पेस होता है, कितना होता है? 7.5 सेंटीमीटर होता है। इसको रेत से भर दिया जाता है। समय समय पर नम करते रहते हैं, इसके ऊपर से घास फूस का छप्पर डाल देते हैं, और इस प्रकार का जो कक्ष होता है, कृषक अपने घर बनाकर फल व सब्जियों को भंडारित कर सकते हैं। इसके अंदर का जो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस और 90% आर्द्रता रखी जाती है। तो इसमें क्या रखने वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वाष्पीकृत शीतलन पद्धति के सिद्धांत पर आधारित है। और जो इसका टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस, वहीं जो आर्द्रता 90% होती है। अब फल परीक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं दोस्तों, उनको देख लेते हैं और हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी आज की। भारत में फल व सब्जी का उत्पादन कितने प्रतिशत भाग परीक्षण में इस्तेमाल होता है? परीक्षण की अगर हम बात करें तो 2 से 3% इस्तेमाल होता है, जबकि बाकी का लगभग बिना उपयोग किए खराब हो जाता है 25 से 30%। तो जो भी फल एवं सब्जियों का जो उत्पादन होता है, फल परीक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की अगर हम बात करें, फल एवं सब्जी का उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग परीक्षण में इस्तेमाल होता है? तो जो भी फलों का उत्पादन होता है उसका मात्र 2 से 3% ही ऐसा है जो प्रिजर्वेशन की उसका किया जाता है, परीक्षित उसको किया जाता है, जबकि 25 से 30% भाग सब्जियों का ऐसा, फल एवं सब्जियों का ऐसा है जो नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। FPO कब लाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1955 में। फल उत्पाद आदेश कब लाया गया? तो वर्ष 1955 में लाया गया। फल परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? गुणवत्ताओं को उसको नियंत्रित रखना, और जब हमें आवश्यकता हो तो उसको उपलब्ध कराया जाना। सर्वप्रथम कुल परीक्षण डिब्बाबंदी के जनक निकोलस एपर्ट हैं, इंपॉर्टेंट है। तो जो फल परीक्षण के जनक हैं, ये फल होगा, फल परीक्षण के जनक है निकोलस एपर्ट को कहा जाता है। जैम बनाने के लिए मैंने अभी बताया था सेब उपयुक्त, जेली बनाने के लिए अमरूद उपयुक्त है, मार्मलेड बनाने हेतु उपयुक्त सर्वोत्तम फल कौन सी? नींबू वर्गीय। जो नींबू वर्गीय फल होते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सब का क्या होता है? मार्मलेड बनाया जाता है। तो मार्मलेड बनाने के लिए किस प्रकार के फलों का इस्तेमाल होता है? तो नींबू वर्गीय फलों का इस्तेमाल होता है। कैंडी एवं मुरब्बा बनाने हेतु सर्वोत्तम फल कौन सा है? आंवला और बेर। कैंडी बनाने के लिए आंवला का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मुरब्बा बनाने के लिए बेर का भी इस्तेमाल किया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा अचार बनाया जाता है कैरी, कच्चे आम से। कच्चे आम से क्या होता है दोस्तों? कच्चे आम से अचार बनाए जाते हैं भारत में। सॉस एवं केचप बनाने के लिए कौन सी फसल ऐसी है जो उपयुक्त मानी जाती है? टमाटर। टमाटर का सॉस एवं केचप काफ़ी ज़्यादा बनाया जाता है, बाजारों में बिकता है, लाल रंग की बोतल में देखा होगा, भर के मिलता है, चाउमीन वगैरह में इसमें सब में पड़ता है। खाद्य पदार्थों में कितने प्रतिशत शर्करा परीक्षण का काम करती है? 66%। मैंने अभी आपको बताया था कि आंकड़ा अलग अलग भी मिलता है, पर एग्जैक्ट आंकड़ा आप यही याद रखें कि खाद्य पदार्थों में शर्करा परीक्षण का काम करती है 66%। खाद्य पदार्थों में कितने प्रतिशत नमक की मात्रा? 15 से 25% आपको नमक की मात्रा देखने को मिलेगी। वहीं सिरका की 2 से 3%। सिडेर किससे बनाया जाता है दोस्तों? सेब से बनाया जाता है। सिडेर क्या बनाया जाता है? सेब से बनाया जाता है। फेनी पेय पदार्थ है। यह पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पेय पदार्थ है? तो फेनी क्या है? फेनी एक पेय पदार्थ है जो कि काजू और नारियल से बनाई जाती है। कौन सा एक ऐसा पेय पदार्थ है जो काजू नारियल से बनाया जाता है? फेनी है क्या? तो एक पेय पदार्थ है। रंगहीन फलों में कौन सा परीक्षक के तौर पर काम करता है? तो पोटेशियम मेटाबाई जो सल्फाइड होता है दोस्तों, सल्फाइड नहीं सल्फाइड, टा होगा यहाँ पर, इसको ध्यान देना है। कहीं कहीं पर ऑप्शन जो दिया जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना, इसमें टा होगा, डा नहीं होगा। और इस पर विस्तारपूर्वक बात कर चुके हैं। तो रंगहीन फलों की बात करें, पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड। वहीं जो रंगीन फल होते हैं उनके लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड में पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड का इस्तेमाल होता है। शून्य ऊर्जा शीतगृह जो जीरो एनर्जी कूल चैम्बर है, या
वाष्पीकृत शीतलन पद्धति पर आधारित है, मैंने कहा था यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। और इसके अंदर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो आर्द्रता होती है 90 डिग्री सेल्सियस 90% रखी जाती है, आर्द्रता प्रतिशत में होगी। सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा परीक्षक के रूप में इस्तेमाल होती है? तो 300 से लेकर के 500 ppm तक सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा प्रिजर्वेशन के रूप में इस्तेमाल करी जाती है। फल परीक्षण में नमक एवं चीनी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परासरण के सिद्धांत पर। तो इसमें जो घोल लेते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि जो परासरण की क्रिया होती है उससे कीड़े पतंगे मर जाते हैं। फलों की डिब्बाबंदी के लिए शर्करा की सांद्रता 20 से लेकर के 25% के आसपास रखी जानी चाहिए। सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए नमक का घोल 2%, बालानगर, लाल शरीफा, अर्का सहन किसकी किस्में है? सीताफल की। तो सीताफल की किस्में कौन कौन सी? बालानगर, लाल शरीफा, अर्का सहन, ये किस्में हैं कुछ सीताफल की। जो आम की कौन सी किस्म डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त है? डिब्बाबंदी के लिए वैसे तो आम की बहुत सारी किस्में हैं, आम्रपाली हो गई, सिंदूर हो गई किस्में, रत्ना हो गई, ये सभी आम की किस्में हैं, किंतु जो दशहरी किस्म है वो डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सब्जियों की डिब्बाबंदी में संसाधन उपयुक्त सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए टेम्परेचर 115 से 121 डिग्री सेल्सियस, जबकि फलों के लिए 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रखा जाता है। तो ये कुछ वन लाइनर थे जो आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है दोस्तों, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। कहीं से नहीं तो यहीं से सीधे तौर पर भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कोशिश करना है कि आप भूलें ना, इसको ज़रूर याद रखें। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा दोस्तों अलग है, मैं कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा जोर देता हूँ बजाय फैक्ट के, किंतु जहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं उनको फैक्ट्स को भी शामिल किया गया है, तो आप बिल्कुल उनको भी याद रखें, ताकि अगर कोई फैक्चुअल डाटा पूछा तो आप उसको भी आसानी से बता सकें। मैं एक बार फिर से ये फैक्चुअल डाटा को रिपीट करे दे रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आसानी से याद हो जाए। तो फलों की डिब्बाबंदी के लिए जो उपयुक्त तापमान है 100 डिग्री सेल्सियस रखना है। सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए 115 से 121 डिग्री सेल्सियस। आम की कौन सी ऐसी किस्म है जो डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त है? आम की दशहरी किस्म है जो डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त है। बालानगर, लाल शरीफा, अर्का सहन, ये सीताफल की किस्में हैं। और फल परीक्षण में जो नमक व चीनी जो है परासरण के सिद्धांत पर काम करती है। शून्य ऊर्जा शीतगृह के अंदर का जो तापमान होता है 25 डिग्री सेल्सियस और 90% आर्द्रता होती है। सल्फर डाइऑक्साइड में परीक्षक की कितनी मात्रा का इस्तेमाल करते हैं? तो 350 से 500 ppm। रंगीन फलों की अगर हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, जबकि रंगीन फलों में सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बेंजोइक एसिड जो होता है परीक्षक के रूप में उपस्थित होता है। वहीं जो जीरो एनर्जी कूल चैम्बर है, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर वाष्पीकृत शीतलन पद्धति पर आधारित है। खाद्य पदार्थों में चीनी का जो शर्करा का परीक्षण काम करती है 66% होना चाहिए। और खाद्य पदार्थों में कितने प्रतिशत नमक की मात्रा परीक्षित की जाती है? 15 से 25% दोस्तों नमक की मात्रा होनी चाहिए। जो सिरका विनेगर है उसकी मात्रा 2 से 3% होनी चाहिए। सिडेर सेब से बनाया जाता है। फेनी काजू व नारियल से बनाई जाती हैं, एक प्रकार का पेय पदार्थ है। फल परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? गुणवत्ताओं को नियंत्रित किया जाना इसका एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। उसको नष्ट होने से बचाया जाना चाहिए तथा जब समय आवश्यकता पड़े तो आवश्यकता अनुकूल हमें फलों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सर्वप्रथम जो फल परीक्षण के जनक निकोलस इपर्ट को कहा जाता है। जैम बनाने के लिए सेब उपयुक्त है और जेली बनाने के लिए अमरूद उपयुक्त है। मार्मलेड के लिए नींबू वर्गीय फसलें इस्तेमाल होती हैं, जबकि कैंडी मुरब्बा बनाने के लिए आंवला और बेर जो फल होते हैं वो सर्वोत्तम माने जाते हैं। वहीं भारत में सबसे ज़्यादा अचार बनाया जाता है कैरी का, जो कच्चे आम होते हैं उसके, और टमाटर सॉस वगैरह केचप बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत में आमतौर पर फल एवं सब्जी का जितना प्रतिशत उत्पादन होता है, जो कि करीब 2 से 3% है, इसके और जो करीब 25 से 30% भाग नष्ट भी हो जाता है। फल उत्पाद जो आदेश है वह 1955 में लाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फल परीक्षण का जो FPO का आदेश है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो जनक है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर जो भी है वन लाइनर आपको ये सारे याद रखने, कहीं से भी प्रश्न इसमें आ सकते हैं। ये हमारी क्लास समाप्त हो गई आज की, और अब हम सभी लोग सॉइल साइंस के अंतर्गत पर्यावरण के प्रदूषण के प्रकारों के बारे में जो टॉपिक दिया गया, और जो ये मैं आपको टॉपिक दिखाई दे रहा हूँ, हम सभी लोग सॉइल साइंस की दोस्तों क्लासेस कर रहे हैं। तो इसमें
इसमें हम लोगों ने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। अब अगला हमारा टॉपिक प्रदूषण के प्रकार रहेंगे। ये काफ़ी बहुत बड़ा टॉपिक है और पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात करेंगे। जो भी एग्जाम के लिहाज से जितना भी जरूरी होगा उस सबको पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।